बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आठ की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आठ की फाइट का है पीएम का प्रहार, विपक्ष में हाहाकार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आज भाषण दे रहे हैं। आज उन्होंने अपनी बातों को रखा। नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार का नाम लिए बगैर कहा, कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के तीन सांसद एक समय में हुए हैं क्या? गांधी परिवार से इस समय 3 सांसद हैं। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना कहा, गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग लगती है। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि सोमवार को यह कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। मोदी ने केजरीवाल का भी नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना जरूर साधा। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को बनाया, इस पैसे से शीश महल नहीं बनवाया है। पीएम मोदी विकास योजनाएं गिनाते दिखे, कामकाज बताए, तमाम मुद्दों का जिक्र किया। मोदी के इन करारे जवाब से विपक्ष असहाय सा नजर आया। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। मोदी ने कहा, झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। मिडिल क्लास को दी राहत, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, घोटाले से बचा धन जनता की सेवा में लगा। 10 साल हो गए ये घोटाले न करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस के हर हमले का पीएम मोदी ने दिया जवाब। क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? पीएम का प्रहार, विपक्ष में हाहाकार। और आज आठ की फाइट के जो मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस के हम अपने मेहमान का इंतजार कर रहे हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी स्वागत आपका। और साथ ही साथ स्वागत एसपी मित्तल सर आपका भी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया लें इस पर, उनसे बात कर, लेकिन पहले एसपी मित्तल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जवाब, आज की चर्चा के दौरान उनकी रखी गई बातें, न सिर्फ मौजूदा सरकार के, इससे पहले की सरकार के किए गए कामकाज उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि इसके इतर, इससे पहले की सरकारों पर, कांग्रेस पर, नेताओं पर कांग्रेस के, और यहां तक कि कल दिल्ली में चुनाव होने हैं तो अरविंद केजरीवाल पर भी जबरदस्त हमला बोला, उनके शीश महल और जाकुजी तक का जिक्र कर दिया। कैसा ओवरऑल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्य प्रस्ताव के दौरान यह भाषण रहा? देखिए रविंद्र जी, मैंने पूरा जो भाषण प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह सुना मैंने। वो 1 घंटे से ज्यादा समय तक क्या नाम से उन्होंने बोला। अब पूरा भाषण तो क्या नाम से उनको अपन यहाँ व्याख्या उसकी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ बिंदु जरूर उसमें जो महत्वपूर्ण छाटे हैं, और वो बिंदु वो है जिनको क्या नाम से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपने अपने संबोधन में उठाया और जनता दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है। एक जो क्या नाम से अक्सर संविधान की बात आती है, और खासतौर से राहुल गांधी जो अपने पॉकेट में संविधान की प्रति लेके घूमते, उस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि वो लोग जेब में रखते हैं संविधान, और मैं संविधान को उसके साथ जीने का प्रयास करता हूं। और उन्होंने उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिए। एक उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां मैंने जितने भी गवर्नर रहे, मेरी सरकार से पहले जितने भी गवर्नर रहे,
सबके जो राज्य सरकार के जो अभिभाषण का उन सबका संकलन, और आज वो क्या नाम से स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में वो संकलन सब पढ़ने को उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के अंदर 50 साल तक क्या नाम से कांग्रेस की सरकारें रही, और स्वाभाविक है कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो सरकार की उपलब्धियों से होता है, लेकिन मैंने किसी बिना राजनीतिक भेदभाव के संविधान के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए वो क्या नाम से संकलन आज जनता के लिए उपलब्ध है। एक उन्होंने अपना अभी का उदाहरण दिया कि एक जमाना था जब क्या नाम से परिवार के जो प्रधानमंत्री है उनका ही संग्रहालय बनता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबका क्या नाम से दिल्ली में मैंने संग्रहालय बनाया। तो ये जाहिर उन्होंने कहा कि संविधान के साथ उन्होंने इस बात को बताया कि हम संविधान को देखते हैं, संविधान के साथ जीते हैं, इसलिए हमारे कहने में और उनके कहने में बहुत फर्क है। एक उन्होंने जाति आधारित जनगणना की जो बार बार बात राहुल गांधी उठाते रहे उसका भी उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग क्या नाम से अक्सर ये कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मेरी सरकार बनने के बाद में पहली बार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके पीछे वही मंशा रही है जो अभी कही जा रही है। साथ ही उन्होंने वो सारे आंकड़े गिनाए देश के अंदर कि क्या नाम से किस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी और किस प्रकार मेडिकल छात्रों की संख्या SC ST और ओबीसी वर्ग के बढ़ी। जो उन्होंने कहा कि क्या नाम से पहले जब 2014 से पहले SC और ST के वर्ग के जो मेडिकल छात्रों की संख्या वो 3000 हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब क्या नाम से 7000 और 12000 तक पहुंच गई है। उन्होंने ओबीसी का जो आंकड़ा दिया रविंद्र बहुत चौंकाने वाला था। आज ओबीसी वर्ग के 32,000 मेडिकल के छात्र क्या नाम से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये क्या नाम से जो आंकड़ा उन्होंने दिया वो जो बताता है कि जो मोदी सरकार है उसने SC ST और ओबीसी वर्ग के लिए कितना काम किया। एक उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अक्सर राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते रहे, भ्रष्टाचार का मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या नाम से राजीव गांधी का जिक्र किया, जो राहुल गांधी अभी कहते रहे राहुल कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे आते। उन्होंने ये कहा कि हमने जो लाभार्थी है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा भिजवाया और 10 करोड़ का आंकड़ा दिया। 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाया, जिसकी वजह से 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैं निरंजन पोद्दार जी, आप कैसे विश्लेषण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इन जो धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, और जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए थे, क्या आपको लगता है कि सभी के जवाब मिल गए होंगे उनको? देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से प्रदीप जी आपका स्वागत है सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कई विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो सवाल उठाते हैं या वो ये कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके भाषण देने वाली बात आपने कई बार सुनी होगी, टेलीप्रॉम्प्टर, लेकिन आज जिस तरीके से संसद के अंदर उन्होंने भाषण दिया उसका विश्लेषण तो आप सभी करेंगे और पूरा देश उसको सुन करके अपने अपने हिसाब से उसका मंतव्य बनाएगा। लेकिन मैं इस भाषण के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण आपको बता सकता हूं। पहली बात, उन्होंने अपनी नीति, अपनी नीयत और सामने वाले की फजीयत, यानी कि तीनों चीजों का ऐसा समावेश इन्होंने इस भाषण में किया है, अपने 95 मिनट के भाषण में किया है कि निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से उन्होंने मीठा जिसको कहते हैं ना चीनी में लपेट करके उन्होंने कड़वी दवाई विपक्ष को देने का प्रयास किया, साथ में अपनी उपलब्धियां बताई, अपने भविष्य का रोड मैप बताया और पिछले 10 वर्षों के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और जिस तरीके से उन्होंने जकूजी और अकूजी सारी की सारी चीजें, या एआई के बारे में भी उन्होंने जिस हिसाब से परिभाषित किया, एआई को भी 2 भागों में उन्होंने परिभाषित किया कि हम 2 एआई के ऊपर काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये रविंद्र जी, और विशेषकर आप ये मान के चलिए कि उन्होंने अब जो बजट के अंदर 12 लाख रुपए उसका भी बारे में उन्होंने चर्चा किया और आगे उनकी सरकार क्या क्या इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, यानी कि मध्यम वर्ग को क्या दिया जाएगा और गरीब वर्ग के लिए क्या किया जाएगा, उनको कैसे 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया गरीबी रेखा से, सारी की सारी चीजें यहां पे। तो इसलिए मैं इस चीज को दोबारा से वही कहूंगा, अपनी नीयत, अपनी नीति, अपनी नीयत और फजीयत, यानी कि तीनों चीजों का समावेश भाषण के अंदर। जी हाँ, ठीक है। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर स्वागत है।
तो जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जिनके जवाब अपेक्षा की जा रही थी, जो अभिभाषण दिया गया था, जो सरकार की उपलब्धियां और रोडमैप सरकार का बताया गया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका एक एक करके जवाब दे दिया और सवाल आपसे भी उल्टे पूछ लिए। संतुष्ट हैं आज के प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों से? क्या आप प्रधानमंत्री के स्वभाव से परिचित नहीं है? प्रधानमंत्री कभी भी विपक्ष से पूछे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने अपनी बातें कही, विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जहां तक राहुल गांधी जी ने संबोधन किया था, उसमें उन्होंने उत्पादकता के बारे में बात की थी। उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र किया और मेक इन इंडिया में स्पष्ट किया कि इस देश में मेक इन इंडिया का तात्पर्य सिर्फ यह था कि उत्पादन को बढ़ाना। क्या किया है इन्होंने? दुनिया भर के देशों से चीजें आयात कर उनको असेंबल करके बेचा है, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, चाहे इसकी बात हो। मेक इन इंडिया का सपना दिखा करके असेंबल करके चीजों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, उनको असेंबल करके बेचा जा रहा है। जबकि मेड इन इंडिया की बात में थी कि यहाँ उत्पादन को लेकर के प्रदेश में हो। प्रधानमंत्री ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जातीय जनगणना का जवाब तो दिया कि जातीय जनगणना करने वाले उनके बारे में विपक्ष के परिवार ये नहीं देखते, बताए कि SC ST से कौन सा ऐसा परिवार है जहां पे 3-3 सांसद है। तय आप करेंगे क्या? जो मुझे बोलना है मुझे बोलने तो दीजिए। अरे मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रहा। एक मिनट सर, प्रदीप जी आराम से, थोड़ा सा आराम से, नाराज मत होइए। मैं तो सवाल कर रहा हूं, आपने कहा कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं कि जातीय जनगणना की बात करने वालों को लेकर कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? कोई इस पर जवाब नहीं दिया उन्होंने बोला ना कि SC ST का कोई ऐसा परिवार है जिनके 3-3 सांसद रहे हो संसद में। सवाल है जो मांग हम कर रहे हैं उसमें जातीय जनगणना की बात जो करते आ रहे हैं उस पर आज तक तुमने जवाब ही नहीं दिया, और आज देने की बात भी तो गोलमाल जवाब दिया है। उनकी कोई बात स्पष्ट तौर पे विपक्ष के अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया 2014 से पहले हायर एजुकेशन में SC ST OBC के लिए जितनी सीटें होती थी वो बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यंग्यात्मक तरीके से विपक्ष के जवाब जो देने के बजाय उन पर व्यंग कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र का मजाक वो उड़ा रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें इनके परिणाम भोगने होंगे। आपको लगता है कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबी की बात, गरीबों की बात बोरिंग लगती है? ये उन्होंने जो है व्यंगर किया है, उपहास किया है, ऐसा कह रहे हैं? अमरनाथ में जाके फोटो खिंचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। क्या इससे देश का विकास बढ़ेगा? क्या लोग धर्मांतरिक भावनाओं को खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी ने जनेऊ बांध के नहीं किया है? जनेऊ बांध के शिवलिंग के सामने राहुल गांधी ने नहीं किया है क्या फोटो सेशन? और वो भी चुनाव से पहले। भाई साहब, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, क्या ये प्रभावित करने का प्रयास नहीं है? ओके, ये प्रयास नहीं है। ये आपने दिल की बात कही, ये आपने दिल की बात कही। लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, दिल्ली में कल वोटिंग होनी है और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं और उपहास उड़ा रहे हैं विपक्ष का। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो विपक्ष ने पूछा। देखिए, देश के लोगों ने 140 करोड़ जनता ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण संसद में सुना है। जो अभिभाषण पे उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी ने जो बोला था उसके ऊपर जो जवाब उन्होंने दिया है। देखिए, कल राहुल गांधी जी को भी देश ने सुना था और आज प्रधानमंत्री जी को भी देश ने सुना है। एक नेता प्रतिपक्ष से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो सत्र में क्या बोलेंगे, वो एक भी कंटेंट के आधार पर एक लाइन की बात वहां संसद में नहीं बोल पाए। आज जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो वो उस सरकार के मुखिया हैं जिस सरकार ने इस देश का काया पलट किया 11 वर्षों में, और इसलिए उनके पास गिनाने के लिए अपनी सरकार की दर्जनों उपलब्धियां हैं। इसलिए प्रधानमंत्री इतना खुलकर संसद में बोल सकते हैं। वही नेता बोल सकता है जिसके पास करे हुए कामों की लिस्ट होती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में खड़े होकर जो 11 वर्षों में उन्होंने किया उसका जवाब दिया है और उसको सदन के पटल के ऊपर रखा है, जनता के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा, बताया लोगों को कि इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम उनकी सरकार ने किया है। उन्होंने लोगों को बताया कि 12 करोड़ से शौचालय बनाकर इस देश की माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम उनकी सरकार ने किया है। इस देश में आजादी से लेकर अब तक 75% लोग नल से जल से वंचित थे। उन 75% 16 करोड़ परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों को केवल 5 वर्षों में नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। इस देश में 2014 तक इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था वो 1,80,000 करोड़ रुपए था, उसको 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में टैक्स की छूट होती थी 2 लाख रुपए तक की, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय उसको 12 लाख रुपए की इनकम के साथ टैक्स में छूट पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 10 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से सरकारी योजनाओं का पैसा उठाया करते थे यूपीए की सरकार के समय, उनको
चिन्हित करके लिस्ट से बाहर किया। 3 लाख करोड़ रुपए देश का उनके माध्यम से बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। राजीव गांधी जी का जिक्र उन्होंने किया और राजीव गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने खुद कहा कि 1 रुपया जब भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज डीबीटी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया जरूरतमंद के और लाभार्थी के पास पहुंचता है। उन्होंने खुलकर बताया क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने बताया। तो प्रदीप जी एक मिनट, ये कांग्रेस से प्रदीप जी क्यों कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ने जो सवाल किए उसका जवाब नहीं दिया? भाई प्रदीप जी कौन से ऐसे सवाल किए थे जिसका जवाब नहीं मिला आपको अभी भी? देखिए दिया ना जवाब। इन्होंने कल जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक परिवार के अलावा आप इस देश में बताइए कि एससी के 3 एक ही परिवार के लोग इस देश की संसद में कभी बैठे हो। मैं तो उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी, इनकी जातिगत जनगणना कर लीजिए। इनकी जातिगत जनगणना में एक भी आदमी आपको ओबीसी का, एससी एसटी का मिले तो बता दीजिए। जब मीठा लेना हो तो जब अपने घर में लेना हो, कहेंगे कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मैंने 6 प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए, नहीं बने कांग्रेस से आज तक। उनकी जातिगत जनगणना कर लीजिए। खामोश क्यों है प्रदीप जी? जरा जवाब दीजिए भाई, आपके कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला आज? देश में 18 राज्यों में इनकी भाजपा की और गठबंधन सरकार है। एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दलितों की ओबीसी की बात कर रहे हैं। राम मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। दलितों की ओबीसी की बात करते हैं, संसद के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राम मंदिर में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। ये इनके दलितों पर दृष्टि कौन है? भाषण देने को मोदी जी बात करते हैं, लेकिन तो वो तो एक मिनट प्रदीप जी, आपके नेताओं ने महामहिम के लिए क्या कहा वो तो पूरे देश ने देखा और सुना। सवाल देखने का नहीं है, सवाल जो प्रधानमंत्री ने किया, जो व्यवहार किया, क्यों नहीं है? बनाया देश ने, उसको क्यों स्वीकार किया। राष्ट्रपति के लिए जो कहा गया सोनिया गांधी की तरफ से, लेकिन उनके सम्मान की देखा क्यों नहीं की? वो देखने के लिए नहीं है कि राष्ट्रपति का सम्मान राम मंदिर के मसले में क्यों नहीं किया गया? उन्हें क्यों नहीं, दलित होने के बावजूद इनको नहीं बुलाया गया? संसद के उद्घाटन सत्र में उनको क्यों नहीं बुलाया गया? दलितों के साथ जो भेदभाव करते हैं और दलितों को और ओबीसी की बात करने वाले लोग अगर राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते तो क्या जातीय सम्मान करेंगे? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड और व्यवहार है। ओबीसी की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, पहले तो उसको दुरुस्त कर देता हूं मैं आपकी बात को, आप थोड़ा जोश में उसको थोड़ा भूल गए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए इस देश में 3 बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके सांसदों को मिला है। जब पहली बार राष्ट्रपति बनाने का नंबर आया तो इस देश के गौरव अब्दुल कलाम आजाद जी को भारत का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। जब दूसरी बार अवसर आया तो इस देश के यशस्वी बेटे दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। जब तीसरी बार अवसर आया तो हमारे महान देश की एक आदिवासी परिवार में जन्मी हुई बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अरे वो तो कह रहे हैं कि जब संसद का उद्घाटन हुआ तब वहां पर क्यों नहीं आपने उनको निमंत्रण दिया? वो प्रदीप जी ये पूछ रहे हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वहां पर आपने क्यों नहीं उनको निमंत्रित किया? वो वहां पर क्यों नहीं गई? देश के राष्ट्रपति जी प्रतिदिन कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करती हैं, पर वो इस पद पे बैठी है जहां उनको उद्घाटन करने का अवसर बहुत बार मिलता है, लेकिन उनको चुनने का अवसर एक ही बार था। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का अवसर एक ही बार था। जब भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति बना रही थी तब आप उनके खिलाफ खड़े थे। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना रही थी तब आप उनके खिलाफ खड़े थे। समर्थन किया था, कभी नहीं विरोध नहीं, समर्थन किया था। गलत जानी कर रहे हैं। आप लोग के बारे में सहमति प्रकट की, हमने विरोध किया। ये गलत करके पेश किए जा रहे हैं। इन्होंने कैंडिडेट लड़ाया और ये कह रहे हैं कि समर्थन दिया था। ये कैसे प्रवक्ता है? आपने उनके सामने प्रत्याशी खड़ा कर दिया और आप कह रहे हैं कि हमने एसपी मित्तल सर जरा जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है और जो नेता प्रतिपक्ष ने बातें रखी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें रखी, संविधान, एससी एसटी ओबीसी, देश की राजनीति, जातीय जनगणना, इसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे भी आने वाले वक्त में। देखिए रविंद्र, ये जो अपना आज का जो बहस का टॉपिक है वो जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर जो प्रधानमंत्री जी का भाषण उस पर केंद्रित है। मुझे लगता है कि हमको उस मुद्दों पर जरूर चर्चा करनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने देश के संदर्भ में उठाए। देखिए जो प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन दोनों पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं, वो उस चीज का भी जिक्र किया, लेकिन यहां पर बात वही कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज का बड़ा हितैषी कौन, संविधान का रखवाला बड़ा कौन?
तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि चाहे बातें कुछ भी हो, कितना किसने विकास किया, कितना गरीबी रेखा से बाहर निकाला, किसके वक्त में गरीब को मिटाया या गरीबी को मिटाया, लेकिन चर्चा का केंद्र आज की राजनीति में संसद से लेकर सड़क तक वही जातीय जनगणना और संविधान, इसी पर आकर सिमट रही है। मैं ये सवाल कर रहा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से दो ये क्या आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में दो महत्व है, और इन दोनों मुद्दों का क्या नाम से प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों सहित बताया है कि जो पिछले 2014 से पहले जो SC ST और OBC वर्ग की स्थिति थी वो और आज की स्थिति में कितना फर्क है। इसलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज और मेडिकल छात्रों की संख्या के बारे में बताया। और इसी प्रकार क्या नाम से जो दूसरे जो मुद्दे हैं उनमें जो मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और जो संविधान की है वो सारी चीजें प्रधानमंत्री की ओर से क्लियर की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा और है वो 3 तलाक का भी है। देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, वहां प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने 3 तलाक कानून बनाकर जो मुस्लिम महिलाएं उनको समानता का अधिकार दिए ना, ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 को हटाकर जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, लद्दाख के जो लोग थे, उनको संवैधानिक अधिकार दिया, वो आजादी के बाद से अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित। आपको क्या लगता है कि निरंजन जी, जो हथियार विपक्ष लेता है उसमें धार बनाता है, उसकी धार न सिर्फ कुंद करते हैं बल्कि एक और उससे भी बड़ा और मारक हथियार प्रधानमंत्री अपने तरकश में ले आते हैं? देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से एक विरासत की राजनीति होती है और एक जिसको कहते हैं परिश्रम की राजनीति होती है, दोनों में एक बहुत बड़ा विभेद होता है। और वो ये है कि जिस तरीके से मैं अगर बात करूं विपक्ष की, विशेषकर राहुल गांधी जी की, तो आप एक चीज देखिए, वो जब भी कोई नया मुद्दा लेकर के आते हैं, वो पता नहीं उनका क्या अध्ययन है, वो कहां से लेकर के आते हैं। चाहे उसके अंदर आप चौकीदार चोर है की बात कर ले, चाहे सूट बूट की सरकार है, वो इस चीज का भी उस मूल्यांकन नहीं करते कुछ दिन के बाद में कि वो मुद्दा जनता को चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। क्योंकि एक मुद्दे को जब वो लेकर चलते हैं, उस मुद्दे के ऊपर जब तक 10-20 चुनाव हार नहीं लेते तब तक वो उस मुद्दे के ऊपर अडिग रहते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करें या जो OBC 90% और ये जिस तरीके से उन्होंने एक जनसंख्या का अपना एक अनुमान लगा रखा है, प्रदीप जी, मैं चाहूंगा 15 सेकंड के अंदर आप जवाब दें कि क्या विपक्ष में, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष में मुद्दे लपकने में चूक होती है? कौन से मुद्दे की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, उसको लेकर वो सही से जज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो बात संसद में कही, अपने भाषण बात की है राष्ट्रपति बहस के दौरान, तो उसमें उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं जो सारगर्भित हैं, आज जिनकी आवश्यकता है, जो प्राथमिकता में है, जिनसे सरकार बच रही है। प्रधानमंत्री से उन्होंने सीधे सीधे वो सवाल किए हैं जो आज चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे उत्पादकता की बात हो, चाहे और अन्य क्षेत्रों की बात हो। कुंभ के मसले को लेकर आज पूरी संसद में हंगामा होता रहा, लेकिन इस पर सरकार ने, ठीक है, 15 सेकंड पर इसमें जवाब दे रहे हैं जल्दी से। लोग धार्मिक आंदोलन लेकर वहां पर गए हैं अपने आसपास के साथ, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं करने की बात बेरोजगारी पर बात नहीं की, महंगाई पर बात नहीं। कुंभ मेले के वो तो करते हैं ना, उन्होंने इस देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इस देश में इतनी सारी योजनाएं गिनाई, इस देश में इतने सारे लाभार्थी गिनाए, तो वो सब लोग तो तब आए ना जब उनको रोजगार मिला। आपने अगर लाखों किलोमीटर सड़कें बनाई तो उसमें रोजगार मिला। आपने 70 एयरपोर्ट थे, 150 से ऊपर एयरपोर्ट पहुंचा दिए, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? आपने 387 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गए थे, 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए, तो उसमें रोजगार नहीं मिला। इस देश में मुद्दों को खत्म किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, मैं आज इतना ही वक्त दे पाऊंगा आप सभी को चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संसद का बजट सत्र अभी आगे और लंबा चलने वाला है, और यह भी तय है कि विपक्ष जहां अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, वहीं सरकार भी, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन होना जनता के लिए पूरी तरह से यही चाहिए कि उनसे जुड़े हुए हितों के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे, ना कि किसी तरह का हंगामा और शोर शराबा हो। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 8 की 5